हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखते हैं IUCAM टेस्ट सीरीज के वीकली टेस्ट 2 का डिस्कशन। वीकली टेस्ट 2 वीकली टेस्ट 1 से थोड़ा इजी बनाया था, तो ये डिस्कशन में भी आपको लगेगा कि क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो देखा जाए तो हमारा सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन ये है कि एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज n-2 एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर एक एक्सटीरियर एंगल ये दिया हुआ है तो हर एक का एग्जैक्ट मेजर बताना है। तो हमने n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का एक सिचुएशन देखा कि ये मान लो n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का एक वर्टेक्स है। तो अगर इसमें n साइड्स हैं तो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पॉलीगॉन के पास n साइड होती है तो हर एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है वो 360/n है। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये मान लो एक एक्सटीरियर एंगल है जो हमें n-2 डिग्री दिया हुआ है, इसको 360/n के इक्वेट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n×n-2 की वैल्यू 360 आ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा और आप वैल्यू फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो। कुछ लोग इसको वैल्यू गैस करके भी कर सकते हो। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है दो वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। एक वैल्यू n की वैल्यू 20 और दूसरा n की वैल्यू -18। दो वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है जिसमें से ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी 20 को हम लोग लेंगे, -18 को नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो n का वैल्यू है यानी नंबर ऑफ साइड्स आ गई वो 20 आ गई। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 20 आ गई। तो अगर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग 360 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो बड़े प्यार से बड़े आराम से 80 डिग्री आ जाएगी। ये बहुत ही आसान सवाल था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड से दी है और उसका स्मॉलेस्ट एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू अगर ये है तो a + b - c निकालना। तो भाई अगर हम लोग एक ट्रायंगल बना ले रफली 6, 10 और 12 साइड्स का, तो हमें एक फैक्ट पता है, ये ट्रायंगल के बारे में आपको एक फैक्ट होता है कि जो साइड सबसे छोटी होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होता है और जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। यानी अगर इसमें एंगल्स को ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो आप केवल और केवल साइड्स की लेंथ देख के बता सकते हो कि सबसे छोटा एंगल C होगा और फिर उसके बाद B आएगा और फिर सबसे बड़ा एंगल A होगा। तो ये आप बता सकते हो, C सबसे छोटा, उसके बाद B, उसके बाद A, जो इसकी साइड लेंथ दी गई। तो इस एंगल को दिया हुआ है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है। तो अगर ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, हमें थीटा निकालना है, उसके बाद उसकी साइन वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें साइड्स दी हुई है तो सबसे अच्छा तरीका होता है एंगल निकालने का कोसाइन रूल। इसमें हम लोग सिंपल कोसाइन रूल लगा देंगे इस एंगल थीटा के लिए। तो कोसाइन रूल में क्या होता है कि जिस साइड के अपोजिट एंगल देख रहे हो उसके स्क्वायर को माइनस करते हैं, बाकी के स्क्वायर्स को प्लस करते हैं, यानी 10² + 12² -6² / 2 × 10 × 12। तो ये हमने कोसाइन रूल लगा दिया इसमें। अब कोसाइन रूल लगाने के बाद थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10² 100 हो जाएगा, ये 144 - 36 और नीचे आ जाएगा अपना 20 × 240, मतलब 20 × 12 240 जाएगा। इसको अगर देखें तो ये आ जाएगा 244 - 36, 244 - 36 208 हो जाएगा अपॉन 240। ये सिंप्लीफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये हम लोग 16 से कैंसिल कर सकते हैं। 16 से इसको कैंसिल करोगे तो एक बार और 3 बार और ये कैंसिल होगा तो 15 टाइम। तो हमारे पास बहुत प्यार से cos थीटा की वैल्यू 13/15 आ गई। अगर हमें cos थीटा पता है तो हम लोग sin थीटा निकालने के लिए इसको कंपेयर कर लेंगे कि ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस मान के, और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। इसको कंपेयर कर लेंगे तो sin थीटा हो जाएगा हमारा P/h। अगर बेस 13 है, हाइपोटेनस 15 है, तो P आ जाएगा इसमें √15² - 13²।
और नीचे 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना ऊपर 28 इंटू 2 यानी √56 अपॉन 15। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√14 अपॉन 15 आ जाएगा। कंपेयर किया जाएगा तो a√b अपॉन c से, तो a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू 14, c का वैल्यू 15। अगर इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस किया जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारा दूसरा सवाल था जिसमें हम लोगों ने कोसाइन रूल लगाया। कोसाइन रूल लगा के सबसे पहले कॉस की वैल्यू निकाली, उसके बाद हम लोगों ने साइन की वैल्यू निकाली। हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि पेंटागन ABCD इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, और कहा गया है कि BC और CD ये 30 डिग्री है। केस की कहानी है, देखो ज्योमेट्री में अच्छी बात रहती है कि अगर हम लोग सबसे पहले उसका फिगर बना लें, फिगर ड्रॉ कर लें, तो सवाल आधा तो फिगर से ही सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप सही फिगर बनाओगे तो समझ लो आपकी ज्योमेट्री 50% सही है। तो जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कि एक पेंटागन इंस्क्राइब हो रहा है किसी सर्कल के अंदर, तो हम लोग आराम से एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल के अंदर एक पेंटागन इंस्क्राइब कर लेते हैं। क्योंकि रेगुलर नहीं है तो मैंने अलग अलग डिस्टेंस लेके बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास एक पेंटागन बन गया और ये इन सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, तो एक बाहर सर्कल भी बन गया। ये हमारे पास एक पेंटागन। फिर कह रहे हैं कि इसमें BEC एंगल BEC की बात की जाए तो ये रहा अपना एंगल BEC, ये 30 डिग्री है। फिर कह रहे हैं कि एंगल CED ये एंगल हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि AC एक लाइन है, AC को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं। AC हमारे पास एक लाइन है, ये AC लाइन है, इंटरसेक्ट BD, इंटरसेक्ट एंड लाइन BD। AC और BD की बात करी गई, ये दोनों हमारे पास लाइंस हैं, इंटरसेक्ट एट F पे मिल रही हैं। सपोज दैट AD की वैल्यू अगर 9 है और AD 24 है, ये 24, तो हमें बताना है कि BF की लेंथ क्या होगी, यानी ये हमें लेंथ बताना है। तो सवाल पूरा ये है, ये हमारे पास पूरा सवाल है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट न जानने की वजह से सवाल ऐसे ज्योमेट्री के सवाल कर नहीं पाते हैं। हालांकि ये सवाल आप देखोगे, पूरा सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसान सवाल है, मतलब ऐसा कुछ इसमें टफ नहीं है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या अप्रोच करेंगे, सबसे पहले तो इन एंगल्स का एप्लीकेशन देख लेते हैं। 30 डिग्री BC कॉर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है, तो BC कॉर्ड और कौन सा एंगल बना रही है, अगर ध्यान से देखें तो ये बना रही है, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री होगा। इसी तरीके से CD कॉर्ड की वजह से 30 डिग्री यहां बन रहा है, तो CD कॉर्ड और कौन सा एंगल बना रही है, CD की वजह से ये एंगल बन रहा है, तो ये भी 30 होगा। तो मैंने देखा कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल को अलग उठा लें, अलग से निकाल लें, तो हमारे पास ये एक सिचुएशन बन गई कि ABD ये ट्रायंगल हो गया और इसमें ये लाइन, इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये F है, इसकी लेंथ 9 दी हुई है, इसकी लेंथ हमें 24 दी हुई है, ये 30 दिए हुए हैं और BF निकालना है, इसको मैंने X मान, ये हमें निकालना, BF फाइंड करना है। तो BF फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच हमें एक समझ में आ रही है कि ये पूरा एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, दो साइड्स भी दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम लोग BD को फाइंड कर लेते हैं। BD को फाइंड पहले कर लेते हैं। तो BD को फाइंड करने के लिए दिखाई दे रहा है कि दो साइड्स एक एंगल दिया हुआ, तो कोसाइन रूल लगा सकते हैं, cos 60 लगा दिया। इस पूरी लेंथ को मैंने थोड़ी देर के लिए y मान लिया, cos 60 लगा दिया। cos 60 के लिए हमारे पास 9 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 24 ऐसे बनेगा। cos 60 होता है 1/2, 9 का स्क्वायर 81, 24 का स्क्वायर 576 माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 24 ऐसे हो जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, इन दोनों के प्रोडक्ट को सामने भेज दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 216। जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, नहीं जोड़ते हैं बाद में कर लेंगे इसको, y स्क्वायर को इधर लेके आएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 360 और 81 इसको मिल जाएगा तो 441 ये हो जाएगा। तो y की वैल्यू 21 आ जाएगी, यानी थर्ड साइड जो है, यानी BD जो साइड है वो 21 आ गया। अब ये पूरा साइड 21 है, इसमें से एक हिस्सा हम लोगों ने x को मार्क किया हुआ है,
तो ये बचा हुआ हिस्सा हम लोग बोल देते हैं कि 21 माइनस एक्स होगा। हमने क्या किया, पहले कोसाइन रूल लगाया, कोसाइन रूल से पहले बीडी निकाला, बीडी निकालने के बाद हम लोगों ने मार्क बीएफ को एक्स किया हुआ था क्योंकि हमें बीएफ निकालना था। तो बचा हुआ जो हमारे पास डीएफ है उसको 21 में से घटा के 21 माइनस एक्स। अब ये एकदम बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ए वर्टेक्स पे 30-30 बटा हुआ है, तो एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट बड़े आराम से लगा देंगे कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को रेशियो ऑफ साइड्स में डिवाइड कर देता है जिनसे वो एंगल बनाया हुआ है। यानी इस साइड में जो दो कंपोनेंट्स हैं 21 माइनस एक्स और एक्स, उनका रेशियो जिन साइड से एंगल ए बना हुआ है उसके रेशियो के बराबर हो जाएंगे, 24/9 के। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो जाएगा 8/3 अपना, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 63, 3 से इसको करेंगे तो आ जाएगा -3x और ये हो जाएगा 8x। तो बहुत आराम से बहुत प्यार से 8x + 3x 63 आ गया। तो 11x हमारा 63 हो गया, x का वैल्यू आ जाएगा 63/11 और ये हमें a/b के फॉर्म में दिया हुआ है। तो x की वैल्यू 63/11 रख के a की वैल्यू 63, b की वैल्यू 11 आ जाएगी, तो a + b की वैल्यू 74 आ जाएगी। तो ये सवाल में ये कॉन्सेप्ट लगना था, सर्कल का सवाल था, कोसाइन रूल लगाया, फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई, बहुत आराम से बढ़िया से ये सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल था। कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया गया जिसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल, इंटीरियर एंगल्स 54 डिग्री से अलग अलग डिफर होते हैं। कंप्यूट द सम ऑफ एनी ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन। द सम obtained to students were x and y, greatest possible value of x minus y। तो जैसा मैंने अभी भी बोला ये सवाल थियोरेटिकल ज्यादा है। तो जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी हो गया, अब इसको भी थियोरेटिकल तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं इसमें सबसे बड़ा एंगल ए है, फिर बी है, उसके बाद सी है। तो ये हम लोगों ने मान लिया। अब इसमें एक डाटा दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 54। फिर कहानी में ये कहा गया है कि अगर हम लोग किसी भी दो एंगल्स का सम करें तो हमारे पास 3 चीजें हैं, 3 चीजों में से अगर 2 का सम करोगे तो ये हमारे पास 3 केसेस बनाएगा। कौन से 3 केस? a + b एक केस, b + c दूसरा केस और c + a तीसरा केस। तो ये हमारे पास 3 केसेस बनाएगा। इनमें से एक किसी को x बोल दिया, दूसरे किसी को y बोल दिया। इन तीनों में से हमें नहीं पता हमने किसको x बोला किसको y बोला। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जैसे मान लो इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, तो एक केस ये हो गया। ऐसे हम लोग केस बना के इस सवाल को बता सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे। तो हम लोग इन केस के चक्कर में नहीं पड़े। हमें जो चीज निकालनी है वो बतानी है कि x - y की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, यानी इसमें से 2 कोई भी सम है उसके डिफरेंस की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो हमने क्या सोचा कि 2 लेने ही है और उनके डिफरेंस की बात कर ही जाती, तो हम लोग डायरेक्ट इनका डिफरेंस निकाल दें तो हमारा काम सस्ते में हो जाएगा। जैसे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा a - c, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, अगर हमारा a एंगल बड़ा है b एंगल छोटा है तो a - b, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, नीचे लिख दे रहा हूं, अगर घटाएंगे तो बड़ा एंगल b लिया हुआ तो b - तो इनमें से कोई एक वैल्यू x - y की होगी। 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, उसमें से एक ग्रेटेस्ट को चुनना है, सबसे बड़ी वैल्यू को हमें सेलेक्ट करना है, सबसे बड़ी वैल्यू को हमें चुनना है। तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी वैल्यू तब मिलती है आपको डिफरेंस यानी घटाना सबसे बड़ा तब हो सकता है जब जिस चीज में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज बड़ी हो और जिसको आप घटा रहे हो वो चीज छोटी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग 5 में से 1 को घटाएं तो 4 मिलेगा, इसको हम बड़ा मान लेते हैं, इसको छोटा मान लेते हैं। वहीं अगर 5 में से 4 को घटाएं तो हमें 1 ही मिलेगा।
तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि डिफरेंस या फिर समझो सब्ट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द लीस्ट वैल्यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट वैल्यू। बड़ी से बड़ी वैल्यू में से छोटी से छोटी वैल्यू घटाओगे तब हमारा डिफरेंस या कह लो सब्ट्रैक्शन ग्रेटेस्ट आता है। तो ये तीन केसेस हमारे बने। इसमें सबसे बड़ा एंगल ए है, सबसे छोटा एंगल सी है। ये हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई देगा। बाकी को आप बहुत आराम से देख सकते हो, बहुत प्यार से देख सकते हो। ये हमें इससे छोटी वैल्यू देगा क्योंकि b बड़ा है, और ये हमें इससे भी छोटी वैल्यू देगा क्योंकि इसमें b छोटा है और छोटे में से एक और थोड़ा छोटा चीज घटा रहे हो तो कम ही वैल्यू मिलेगी। तो x माइनस वाई हमें ग्रेटेस्ट मिलेगा जब हम a माइनस सी करेंगे, जो कि डाटा हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये सवाल बहुत ही मतलब समझ लो कि एकदम दिमाग का थोड़ा सा यूज करना था, उसके बेसिस पे ये सवाल सॉल्व होता। तो ये सवाल अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। चलो भाई इसी में बता देता हूँ, इसी को बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो ये हमारा सवाल है अगला वाला, जिसमें कहा गया है कि दो ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स हैं। ये सिचुएशन हमें दी हुई डायग्राम में आपको दिख रहा है, सवाल भी बहुत क्लियरली है। तो टीओपी यानी ये एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये जो 3x कहा गया है ये 45 डिग्री है, और 5x जो कहा गया है वो है 75 डिग्री। ये एंगल हमारा 75 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो, निकालना हमें ये छोटा सा एंगल है, एंगल एस, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंगल एस की। तो देखो कैसे निकाला जाएगा। अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो इसमें हम लोगों को इस चीज का यूज करना है। देखो कि एक ट्राइंगल हम लोग POR पकड़ लेते हैं। अगर ये 45 है, ये 75 है, तो बीच वाला एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। तो एक ट्राइंगल उठा लिया POR, ये पूरा एंगल हमारा हो जाएगा 105 डिग्री। और क्योंकि ये PO और OR रेडियस है तो ये दोनों साइड्स की लेंथ बराबर हो जाएगी। इन दोनों साइड्स की लेंथ बराबर होने से इस एंगल को और इस एंगल को बराबर कह सकते हैं। तो 105 अगर एक एंगल है, बाकी दोनों एंगल बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग कह सकते हैं कि 2x की जो वैल्यू आएगी वो 75 डिग्री आएगी। तो ये जो एक एंगल होगा, एक पर्टिकुलर एंगल, वो 37.5 डिग्री होगा, और दूसरा एंगल भी 37.5 डिग्री होगा। ये मैंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, एंगल्स को मार्क करके पहले ये चीज निकाली है। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल यानी TOQ में भी हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। TOQ में भी, तो TOQ में ये एंगल हो जाएगा अपना 135 डिग्री। तो हम लोग सिमिलरली निकाल सकते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो इस बार ये 22.5 22.5 और ये भी 22.5 22.5 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से एंगल्स को मार्क कर लिया। अब देखते हैं ये एंगल्स इसमें जरा लगा देखते हैं। ये एंगल हम लोगों ने 37.5 डिग्री निकाला, इस एंगल को भी 37.5 डिग्री निकाला, ये 22.5 डिग्री हो गया, और ये एंगल भी 22.5 डिग्री हो गया। यहां तक सर्कल की इंफॉर्मेशन का यूज हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो एंगल ये है। अगर हम लोग इस सिस्टम में से जिस चीज के बारे में पूछा गया उसको हटा दें, उसको निकाल लें, तो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है। ये वर्टेक्स S है। अगर हम लोग इस एंगल को निकाल देते हैं तो दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना है वो इसका लीनियर पेयर है। तो हमें अगर ये एंगल मिल जाए तो जो चीज हमें निकालनी है वो इसका लीनियर पेयर है। अब हमें बड़े प्यार से ये एंगल 60 डिग्री दिया ही हुआ है, ये 22.5 बोला ही गया है, ये 37.5 बोला ही गया। और जैसा कि मैंने एक अभी ज्योमेट्री की ट्रिक डाली हुई थी
वही ट्रिक लग रही है इसमें कि देखो इस वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो कुछ नहीं, इसका इसका और इसका सम बन के बड़े आराम से आंसर दे देगा, आपको कोई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं। तो एस की जो वैल्यू बनेगी वो इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 120 डिग्री बन जाएगा, 120 डिग्री। और अगर हम लोग लीनियर पेयर लगा देंगे तो ये पार्ट आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसमें एक तो कॉन्सेप्ट सर्कल का कॉन्सेप्ट रेडियस के थ्रू यूज हुआ था, और बाकी का आपका इस कॉनकेव क्वाड्रेंटल का कॉन्सेप्ट जो मैंने ट्रिक में बताया था वो भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल टाइप का सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ करने का था नहीं। लोग अगर रिलेट कर दें कि एक्स और वाई किस तरीके से रिलेटेड है तो ये सवाल बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। हम लोगों ने क्या किया कि अगर ये एंगल x डिग्री है तो बड़े आराम से ये दोनों अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स हैं, इक्वल एंगल्स हैं, तो कह सकते हैं कि 90 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा और ये भी 90 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो क्लियरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि y का वैल्यू इस और इस एंगल के सम के बराबर होगा, तो 90 प्लस एक्स बाई 2 आ जाएगा बहुत आराम से। और अगर हम लोग y को और थोड़ा सा x से डिवाइड कर दें, जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो 90 अपॉन एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा, जिसका फर्दर अगर हम लोग एलसीएम कर दें तो 180 प्लस एक्स अपॉन 2x हो जाएगा। यानी हमको बताना है कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी अंडर द लिमिटेशन कि x और y दोनों इंटीजर्स हैं। तो एक चीज हम लोग पहले कर लेते हैं कि यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये जो नीचे संख्या है, नीचे जो नंबर दिख रहा है वो इवन है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू भी हमें इवन रखनी पड़ेगी, तभी ये ऊपर का सम इवन हो पाएगा। तो x को 2 से स्टार्ट करते हैं। x को अगर हम लोगों ने 2 से स्टार्ट किया, ये बन जाएगा 182/4। फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं दे रहा है, नहीं लेंगे। x को हमने 4 रखा तो ये बन जाएगा 184/4 और 184/8। इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 23 डिग्री आ जाएगा, 23 वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब इसके बाद की वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर 2x है और न्यूमरेटर 180 प्लस x है। x की किसी भी वैल्यू के लिए 6, 8, 10, 12 किसी भी और फर्दर वैल्यू के लिए अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें बहुत क्लियरली ये दिखाई देगा कि न्यूमरेटर कम स्पीड से बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। यानी डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो और वैल्यू छोटी होती जाएंगी, छोटी वैल्यूज मिलती जाएंगी, फर्दर जो इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी। तो हम लोग सेफली ये कह सकते हैं कि यही हमारी एक ऐसी वैल्यू होगी जो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y अपॉन एक्स देगी। तो ये सवाल में इतना लॉजिक लगना था। नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल है, इसमें मार्क्ड एंगल्स के बारे में पूछा गया, मार्क्ड एंगल्स का सम पूछा गया। ये सवाल भी इजी कैटेगरी में होगा। हम लोगों ने सारी वर्टाइसेस को मार्क कर लिया, A, B, C, D, E, F, G, सारे वर्टाइसेस को इसके मार्क कर लिया। जो मैं बात हमेशा बोलता हूं कि ज्योमेट्री के सवालों में, स्पेशली एंगल से रिलेटेड सवालों में, मार्किंग ऑफ द एंगल बहुत जरूरी होता है। अगर आप एंगल्स को मार्क कर ले रहे हो तो आपका सवाल और ज्यादा आसानी से हो जाता है। जो एंगल हमें समझ में आता है उसको वैल्यू से मार्क कर दो, जो एंगल नहीं समझ में आता है अननोन से मार्क कर दो। मैंने अननोन से मार्क कर दिया, वर्टाइसेस को ABCD मार्क कर दिया। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो एंगल हमें चाहिए ये इसका रिफ्लेक्स एंगल है, यानी पहले वाले से 360 माइनस A चाहिए, दूसरे वाले से भी बोला जाए तो 360 माइनस B चाहिए, तीसरे वाले से बोला जाए तो ये एंगल अगर हमें चाहिए, या फिर इस एंगल को हम लोग अपना एंगल कंसिडर करें तो 180 माइनस C चाहिए। फिर अगले वाले में फिर से 180 माइनस C चाहिए। फिर दिखाई दे रहा है कि अगले वाले में 360 माइनस D चाहिए। नेक्स्ट में हमें 180 माइनस E चाहिए, और अगर अगले ट्राइंगल में चले जाएं तो 180 माइनस E, 360 माइनस F और 360 माइनस G। ये हमें एंगल्स अपने चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर हम लोग इनको जोड़ दें, एक लाइन से सम कर दें, तो हमारे पास 360 360, ये 5 बार तो डायरेक्ट आ रहा है, उसके बाद 180 के साथ 4 बार आ रहा है, तो 7 बार 360 आ रहा है। 7 बार 360 में से माइनस क्या किया जाना है, तो माइनस किया जाना है A, माइनस किया जाना है B, C अगर यहां से उठा लें, फिर इसमें से C D E, फिर इसमें से E F G। तो C D E
और फिर ई एफ जी। तो ये अपना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास ये हो जाएगा 2520 माइनस। अब इससे आसानी ये हो गई मार्किंग करने से कि हमें दिखाई दे रहा है कि इसके एंगल्स अगर एबीसी एंटीरियर एंगल्स जो वर्टेक्स मार्क किए हुए हैं, तो ये 180 होगा, ये 180 होगा, ये 180 होगा। तीन ट्राइंगल्स है, तीनों का सम 180 180 180 होगा। तो इसको 3 इंटू 180 करके लिख सकते हैं 2520 माइनस 540, जो कि सेफली हमें आंसर दे देगा 1980। ये ऐसे सवाल होना था। ये भी बहुत आसान ही सवाल माना जाएगा अगर आपको एंगल्स के बारे में आता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल कह सकते हैं कि इस पूरे पेपर का सबसे इजीएस्ट सवाल था, केवल एंगल मार्किंग से सॉल्व हो जाता, आपको एक्स्ट्रा कोई भी एफर्ट नहीं मारना पड़ता। ये सवाल इस पेपर का सबसे इजीएस्ट सवाल है। क्या करना बच्चों, कहा गया है कि तीनों आइडेंटिकल एंगल्स हैं, तो सबसे अच्छी बात ये तीनों बराबर होंगे। उससे भी अच्छी बात कि पूरा 90 डिग्री तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इससे हमारा बहुत फायदा हो गया। फायदा क्या होगा कि ये पूरा बाकी दोनों एंगल्स को 150 होगा, तो ये 75 और इसको भी 75 बोल सकते हैं। तो रिमेनिंग ये जो एंगल बनेगा 90 में से माइनस करके 15 डिग्री आ जाएगा। इतना इजी सवाल है, ये सेकंड्स में हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगला सवाल ये है, सर्कल से रिलेटेड सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है, आसान सवाल है ये भी। इसमें बोला गया है कि हमें मार्क करना है बीएसी। बीएसी को मार्क करना है, तो मैंने बीएसी बना लिया, ये देखो बीएसी बना लिया। और ये सवाल इसी परपेंडिकुलर की वजह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, और इस छोटे से ट्राइंगल की कहानी ये रहेगी कि ये 20 है तो ये 70 हो जाएगा। तो अब देखो, अगर हम लोग इस ट्राइंगल को अलग से निकाल लेते हैं, जिसमें एंगल ए है जिसको हमें फाइंड करना है, इसको मैंने एक्स बोल दिया, तो ये पूरा एंगल हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 20। ये सी है, ये ए है, ये ओ है। सर्कल का इसमें बस इतना यूज आएगा कि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। ये पूरा एंगल 70 है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एंगल x प्लस 20 है, तो ये भी x प्लस 20 हो जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 20, x प्लस 20 और 70 का सम आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2x, ये आ जाएगा 110, माइनस करोगे सामने से तो 70, x की वैल्यू बड़े प्यार से 35 डिग्री आ जाएगी। ये इतना आसान सवाल था। सर्कल का केवल यही यूज था इस सवाल में कि ये रेडियस होने की वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और कतई कुछ यूज नहीं था सर्कल का इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट देखा जाए अगला सवाल। नेक्स्ट 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 तो हाँ भाई, ये सवाल है अपना लास्ट सवाल। इस सवाल में बहुत सारी कहानियां, कहा गया कि 4 एक के पास 5 साइड है, एक के पास 6, एक के पास 7, एक के पास 8 रेगुलर पॉलीगॉन्स है, और इन रेगुलर पॉलीगॉन्स में हमें बताना है। पूरी कहानी के बाद आप देख लो, मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बात की गई है। जो कहानी लिखी हुई है कि साइड्स इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, वर्टेक्स कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, इसका सेंस ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बात की गई। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स की अगर बात करी गई है, रेगुलर पॉलीगॉन से एक सर्कल में ड्रॉन है, तो एक ही अगर सर्कल में ड्रॉन है ये सब के सब एक सर्कल में बनाए गए हैं। तो मैंने एक सर्कल बना लिया, और इस सर्कल में एक बढ़िया सा रेगुलर हेक्सागन बना देता हूं। थोड़ा सा ड्राइंग टूल्स हैं तो उनका बड़े मजेदार से यूज कर लेते हैं। ड्राइंग टूल्स हैं तो यूज किया जा सकता है उनका। हाँ भाई, ये एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया एक सर्कल में। चलो मैन्युअली बना लेते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन इसमें ड्रॉ कर लेते हैं एक, क्योंकि हेक्सागन की सिमेट्री सबसे अच्छी होती है, सबसे बढ़िया सिमेट्री होती है हेक्सागन की, इसमें जितने भी सर्कल दिए हुए हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि अगर ये रेगुलर हेक्सागन है
और इसके अंदर अगर एक रेगुलर पेंटागन बनाया जाए, तो रेगुलर पेंटागन बनाने के लिए इस पे मैंने 5 पॉइंट्स को मार्क कर लिया, 3, 4 और ये 5, एक रेगुलर पेंटागन बना दिया। तो केवल इतने से मैं इस सवाल को एक्सप्लेन करूंगा, मुझे फर्दर ड्राइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हमारे पास ज्यादा साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, 6 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके अंदर मैंने एक बनाया, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहां है, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहां है। क्लियरली दिखाई दे रहा है जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो पेंटागन इसको डिसाइड कर रहा है, इसमें डिसाइडिंग फैक्टर है पेंटागन। तो साफ दिख रहा है कि पेंटागन की 5 साइड्स में हर साइड में 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो जब हमारे पास रेगुलर हेक्सागन में पेंटागन बना रहे हैं तो हर एक साइड की वजह से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी 10 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। सेम चीज अगर आप ड्रॉ करोगे रेगुलर हेप्टागन के अंदर रेगुलर हेक्सागन, तो वहां पे हेक्सागन डिसाइडिंग, तो 7 यानी हेप्टागन के अंदर हेक्सागन बनाओगे तो 6 साइड होने की वजह से इसके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स 12 हो जाएंगे। सेम चीज अगर आप रेगुलर ऑक्टागन के अंदर रेगुलर हेप्टागन को ड्रॉ करोगे तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स 7 साइड्स होने की वजह से हर साइड में, जैसा इस केस में वैसा हर एक केस में आएगा, तो ये आ जाएगा 14। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पूरी लैंग्वेज का सेंस ही ये है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने। तो ये चीज हम लोगों को केयर ही नहीं करनी है कि कितने पॉइंट्स पे वो मिलेगा या वर्टेक्स मैच करेगी कि नहीं करेगी, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास 6 यानी हेक्सागन के अंदर पेंटागन बनाया तो 10 यहां से आए, हेप्टागन के अंदर हेक्सागन यहां से आए, ऑक्टागन के अंदर अगर हेप्टागन बनाया तो हर एक हेप्टागन की 7 साइड्स होती हैं, हर एक साइड पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होने के जैसे 12 यहां से आए। फिर देखो बेटा, अगर आप हेप्टागन के अंदर पेंटागन बनाओगे तो इसकी वजह से 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। ऑक्टागन के अंदर अगर पेंटागन बनाएंगे तो फर्दर 2 into 5 लिख सकते हैं। हमारे पास एक केस रह गया कि ऑक्टागन के अंदर हेक्सागन बनाना, तो डिसाइडिंग फैक्टर वही होगा नंबर ऑफ साइड्स इनटू 2, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स रहेंगे। तो हम लोग अगर ऐड करें 10 3 बार आया 30 हो गया, 12 2 बार आया 24 ये हो गया, 14 एक बार आया यानी 68 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे। तो मैं फिर से एक बार इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए हमें बिल्कुल भी ये लोड नहीं लेना है कि कौन वर्टेक्स किसी से कोइंसाइड कर सकता है, साइड किसी से कोइंसाइड कर सकता है। हम लोग पॉसिबिलिटी लेते हैं मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स की, और मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी में ये चीज बहुत बढ़िया है कि बड़े हेक्सागन यानी हेक्सागन के अंदर जब पेंटागन बना रहे हो तो पेंटागन डिसाइड करेगा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे, कितनी जगह पे काटेगा। 5 साइड है, हर एक पे 2 दिखाई दे रहा है तो 5 into 10। इसी तरीके से 7 साइड के अंदर अगर पेंटागन बनाया जाएगा तो 5 2 बार काटेंगी तो 5 into 10। ये बड़ा आसानी से मैं इसको समराइज कर दिया, बहुत आसान से। तो ये हमारा पूरा वीकली टेस्ट 2 का डिस्कशन है। अगले वाले वीकली टेस्ट 3 के डिस्कशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।